हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। एमसीक्यू सीरीज का ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको वहां पर लिंक्स मिल जाएंगे, या फिर जो आपको यहाँ पर आई का आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कर कर भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। द डेट जिस दिन आप लोगों का होने वाला है सोशल साइंस का एग्जाम, किस किस को डर लग रहा है? किसी को थोड़ी नर्वसनेस हो रही है कि नहीं हो रही है? इट्स क्वाइट नॉर्मल, एग्जाम आने वाले होते हैं तो नर्वसनेस तो होती ही है, लेकिन वो नर्वसनेस के बावजूद भी आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करने में मजा आ रहा होगा और उसी मजे को बरकरार रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए ये एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। आपको अगर मैं अपना मेन मोटिव बताऊं ना कि मैंने ये एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट क्यों की है, तो जस्ट आई वांट टू सेव योर टाइम, आई वांट टू सेव योर रिसर्च, ताकि आप लोगों को वो रिसर्च ना करनी पड़े क्वेश्चंस ढूंढने में जो कि मैं कर रही हूं। मैं कोशिश कर रही हूं कि डीप से जाकर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आऊं और वो क्वेश्चंस जो है आप एग्जाम में देखें और फटाक से सॉल्व करते जाएं कि क्वेश्चन देखा एंड सॉल्व, जिससे आप लोगों का सेक्शन ए जो रहने वाला है उसे आप विद इन 5 मिनट्स, आई थिंक मैं 5 मिनट्स भी ज्यादा बोल रही हूँ, 3 to 4 मिनट्स में आप वो सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देंगे। क्योंकि हमें सभी को पता है कि जो पेपर को सॉल्व करने का टाइम होता है वो काफी लिमिटेड होता है। अब लिमिटेड टाइम को किस तरीके से सेंसिबली यूज करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो वही चीज के लिए मैं आप लोग का टाइम सेव करने के लिए, ताकि आप 5 मिनट से कम में अपना सेक्शन ए सॉल्व कर पाओ, इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए सीरीज लेके आई हूँ और हर चैप्टर की मैं आप लोगों के लिए सीरीज जो है वो लेकर आऊंगी एंड 1 शॉट रिविजन भी। जिन जिन चैप्टर का आपको 1 शॉट रिविजन चाहिए, लाइक मुझे इस चैप्टर की डिमांड आई है तो मैं आप लोगों को जरूर इस चैप्टर का 1 शॉट रिविजन दूंगी। अगर आपको किसी और चैप्टर का भी चाहिए तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। चलिए, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी, इस चैप्टर के साथ हम लोगों ने इस सीरीज की शुरुआत की थी और पहला पार्ट आप लोग देख चुके हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और अगर मैं वैसे बात करूं सीरीज के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है और क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मच डिजायर्ड एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर फॉरेस्ट इन आवर कंट्री। मतलब आप लोगों के जो पाई चार्ट दिए हुए हैं ना, आप लोग के डायग्राम्स जो दिए हुए हैं बुक्स में, आप लोगों को वहां पर बताया हुआ है कि लैंड में से कितना पार्ट जो है वो फॉरेस्ट ऑक्युपाइड है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है ये, हाउ मच डिजायर्ड एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर फॉरेस्ट इन आवर कंट्री। किसके लिए? फॉरेस्ट के लिए। आप लोगों के बुक्स में जो पाई चार्ट दिया हुआ है ना, उसमें आपको पूछा गया है, बताया गया है एग्जैक्टली कि कितने परसेंट लैंड का एरिया फॉरेस्ट ऑक्युपाइड है। आई थिंक मेरे पास पुराने एडिशन की बुक है तो उसमें आई थिंक 25 या 26% के अप्रॉक्स है। आपके पास न्यू एडिशन होगा, उसमें हो सकता है कुछ अलग हो, बट आई वॉन्ट टू आस्क कि आइडियली कितना होना चाहिए किसी कंट्री में एनवायरमेंट के अच्छे होने के लिए, कितने परसेंट लैंड का एरिया फॉरेस्ट ऑक्युपाइड होना चाहिए, ये आपको बताना है। एंड योर ऑप्शंस आर 20%, 23%, 33% एंड 16%। जो आइडियल होता है, वो आइडियल नंबर जो है, आइडियल परसेंटेज जो है वो है हमारा 33%। कितना है? 33%। ये तो हो गई कंट्री की बात, बट सेम विद एज स्टेट ऑल्सो। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जो इस 33% के नॉर्म को कंप्लीट करता है, यानी कि किस स्टेट में 33% या फिर उससे ज्यादा फॉरेस्ट हैं। अगर हैं तो आप उस स्टेट का मुझे नाम बताइए, अगर नहीं है तो फिर नो लिखिए, लेकिन कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताइएगा। ओके, जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन द रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। किसके बेसिस पर? ओरिजिन के बेसिस पर। देखिए, हम लोगों ने रिसोर्सेज को काफी अलग अलग बेसिस पर जो है वो क्लासिफाई किया है। अभी मैंने चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन आपको नहीं करवाया है,
जब मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी, इसलिए मैं एमसीक्यू सीरीज के जो क्वेश्चन है उन्हें थोड़ा जल्दी जल्दी रख रही हूँ, ताकि ये सीरीज जल्दी से खत्म हो और हम लोग वन शॉट रिवीजन कर सके, जिसमें कुछ जो थोड़े बहुत पॉइंट्स ऐसे रहने वाले हैं जो आपको ना समझ में आए तो वो आप उस वीडियो से समझ सके। ठीक है, तो ओरिजिन के बेसिस पर हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स में जो है क्लासिफाई किया है रिसोर्सेज को। तो यहां आपसे पूछ रहा है ओरिजिन के बेसिस पर, यानी कि किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर ये जो है आपसे पूछ रहा है। अब देखिए, किसी चीज की उत्पत्ति होती है, या तो वो चीज जिंदा होगी या मृत होगी, यानी कि लिविंग होगी या नॉन लिविंग होगी। उसके अंदर या तो जीवन हो सकता है या नहीं हो सकता, यही है ना? वही है, बस वही एक बेस है। बायोटिक, एबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, पोटेंशियल एंड रिजर्व्स। मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट दे दिया। अगर आपको पता है कि उसे हम एक डिफरेंट वे में किस तरीके से बोलना है, तो आप फटाक से आंसर दे दोगे, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। क्या? बायोटिक एंड एबायोटिक। ओरिजिन के बेसिस पर दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड अदर वन इज एबायोटिक। बायोटिक जिनके अंदर लाइफ होती है और एबायोटिक जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है हमारा ये। देखिए, यहां पर मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवा रही हूं, इसके अलावा मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 21 वर्कशीट्स का लिंक भी दे रही हूं, जिसमें आप लोगों को इतने सारे एमसीक्यू मिलने वाले हैं। 21 वर्कशीट्स मिलने वाली हैं। आप सैम्पल पेपर भी परचेज कर सकते हो, जिसमें से 5 सॉल्व्ड है, 5 अनसॉल्व्ड है। तो आप सोच सकते हो कि इससे बाहर आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं आएगा। आप लोगों की प्रेपरेशन को जो हाइट मिलेगी ना, आप लोगों के लिए वो चीज वर्थ होगी। आप जो भी उसका अमाउंट पे करोगे ना, आप लोगों के लिए वर्थ होगा। आप जो ये वीडियो देख रहे हो, ये आप लोगों के लिए वर्थ होगा। और मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं सिर्फ इसी मोटिव से काम कर रही हूं कि मैं आपकी एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकूं। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए मेरे इस इनिशिएटिव में, कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सके। ठीक है, चलिए यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज अरेंजमेंट ऑफ सॉइल इन डिफरेंट लेयर और होराइजन्स नोन एज। आप लोगों ने सभी ने जो है सॉइल का मतलब डिफरेंट लेयर्स आप लोगों ने पढ़ी है। आप लोगों की बुक में जो है एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके का, एम आई राइट, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जो है सॉइल की यहां पर आप लोगों ने पढ़ी है। लाइक ये है पेरेंट रॉक, ठीक है ना, पेरेंट रॉक हो गई। पेरेंट रॉक से आपको क्या पता चलता है, और इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जो है, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी। तो पेरेंट रॉक है, डिफरेंट डिफरेंट जो है लेयर्स होती हैं, सब सॉइल हो गई, सॉइल हो गई। तो ये जो लेयर्स है, इस पूरे डायग्राम को ओवरऑल हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना। आप लोग के लिए लाइक ये डायग्राम ही आ गया, मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया है, आप लोग के लिए ये डायग्राम ही आ गया। अब आप लोगों से पूछ ले कि ये डायग्राम क्या कहलाएगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, ठीक है। तो योर ऑप्शंस आर, इट्स लाइक सॉइल कंपोजिशन, ये सॉइल का कंपोजिशन है, सॉइल का टेक्सचर, सॉइल प्रोफाइल या सॉइल इरोजन, आप लोग को बताना है। आप लोग की बुक्स में जो है इस डायग्राम का नाम दिया हुआ है, एंड दैट इज सॉइल प्रोफाइल। क्या है ये? सॉइल प्रोफाइल। सॉइल के बारे में सारी जो जानकारी आपको किससे मिलती है? सॉइल प्रोफाइल से मिलती है। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ओरिजिन के बेसिस पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, है ना। बायोटिक एबायोटिक हो गया। अब दूसरा बेसिस आ गया, वो है एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि जो रिसोर्सेज आपके पास हैं वो कभी एग्जॉस्ट होंगे, यानी कभी खत्म होंगे या फिर नहीं होंगे, उसके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है वो आप लोगों को बताना है। मतलब जिन रिसोर्सेज को हम रिसाइकल कर सकते हैं, एक तो वो हो गया, जिसे रिसाइकल नहीं कर सकते वो हो गया। तो वही बस वही ये है क्लासिफिकेशन, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि रिसाइकल कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल वो जिन्हें नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर
15. Which one of the following soil is ideal for growing cotton? क्या कपास की खेती के लिए कौन सी सॉइल सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? कॉटन के लिए कौन सी सॉइल आइडियल मानी जाती है? अब आप सभी लोग जो है विदाउट ऑप्शन देखे क्या बोलेंगे? मैडम ब्लैक सॉइल. क्या? ब्लैक सॉइल. बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ तो ब्लैक सॉइल का ऑप्शन ही नहीं है. वी हैव 4 ऑप्शंस: रेगर सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेनियस सॉइल. अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है. अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या होता है, और वही आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे. दैट इज होमवर्क फॉर यू. समझे कि नहीं समझे? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे डेफिनेटली. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज लैंड used for grazing cattle and livestock known as? मतलब जो हमारे पास जानवर होते हैं जिसे हम पशुधन बोलते हैं, पशुपालन, हम पशु पालते हैं उसे पशुपालन बोलते हैं. जब उन्हें चरने के लिए एक जगह पर छोड़ दिया जाता है, बहुत बड़े लैंड पर उन्हें छोड़ दिया जाता है ग्रेजिंग के लिए, उस लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस लाइक बैरन लैंड, फैलो लैंड, पास्चर लैंड, फॉरेस्ट. अब छोड़ने को तो फॉरेस्ट में भी छोड़ सकते हैं. बोले मैम जंगल में छोड़ दीजिए, दिक्कत क्या है? छोड़ सकते हैं ना, बट हमारे पास उस लैंड का एक पर्टिकुलर नाम है. अब क्या पता जंगल में छोड़ दिया, जंगल में कोई जंगली जानवर बड़ा हुआ और वो खा गया हमारे जानवर को, तो क्या होगा? नुकसान तो हमारा ही होगा ना. तो हमारे पास एक पर्टिकुलर लैंड होती है और उस लैंड का नाम क्या है ये आप लोग को बताना है. अगर आप लोग इन लैंड में जरा से भी कंफ्यूज है किसी भी लैंड में, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. वैसे तो मैं 1 शॉट रिवीजन लेके आने वाली हूँ, तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, बट इन केस अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप बता सकते हैं. तो उस लैंड का नाम है क्या है? पास्चर लैंड. क्या है? पास्चर लैंड. उसको हम लोग बोलते हैं, उस पर्टिकुलर लैंड को जिस पर कैटल ग्रेजिंग होती है, लाइव स्टॉक होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पास्चर लैंड. ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज व्हाट वाज द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन. क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए. जब ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो उसी में मतलब एक छोटे से वर्ड में हम लोग पूरा क्वेश्चन गलत कर देते हैं. ठीक है. व्हाट इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987? मैं यहां पर मेन कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हूं, 1987 की जो ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट थी. योर ऑप्शंस आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन. ठीक है. नेक्स्ट है एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रेजेंटेड गांधीयन फिलॉसफी, या ऑल ऑफ द अबव. अब देखो मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, और ये फैक्ट जो है ना वो 90% स्टूडेंट्स पर काम करेगा. 10% वालों की बात अलग है कि वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से उन्हें क्वेश्चन पढ़ा है और वो करेंगे. 90% स्टूडेंट जो है इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव करके आएंगे. अब पूछो क्यों? जब लास्ट में ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव ये लिखे होते हैं ना, तो सबके दिमाग में यही ऑप्शन घूम जाता है. और मोस्टली बच्चे जो है, आई डोंट नो कि क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे, बट मोस्टली स्टूडेंट जो है इस आंसर को टिक करके आते हैं. ठीक है. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका सही आंसर और ये बाकी क्या होने वाला है. देखिए अगर मैं फर्स्ट टाइम की बात करूं रिसोर्स कंजर्वेशन को लेके, तो ये किसने किया था, ये किसने एडवोकेट किया था? तो दैट इज रोम क्लब. किसने किया था? रोम क्लब. ये जो कॉन्सेप्ट था रिसोर्स कंजर्वेशन का, ये रोम क्लब ने दिया. और जो गांधीयन फिलॉसफी थी वो भी इधर ही आई थी. तो इनका इससे रिलेशन नहीं है. ठीक है ना. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में जो है हमें रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए मिला था. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी रिपोर्ट ने दिया था. इसी रिपोर्ट की वजह से हम लोग को मिला. तो हमारा यहाँ पर जो सबसे सही आंसर है वो क्या है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइएगा. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following regions in India
possesses rich reserves of minerals and fossil fuels। हालांकि हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, टोपोग्राफी हर तरीके की मिलती है, जो कहीं नहीं देखने को मिलता वो हमारे भारत देश में देखने को मिलता है। यहाँ आपको प्लेन एरिया भी देखने को मिलेगा, प्लेट्यू रीजन भी मिलेगा, माउंटेन्स भी मिलेंगे, आप लोगों को हर तरीके के मतलब आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे, मतलब हर तरीके की टोपोग्राफी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बट द क्वेश्चन इज दैट इनमें से किस रीजन में सबसे ज्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं? देखने को सब में मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसी जगह भी होगी जहां पे किसी तरह का मिनरल्स नहीं मिलेगा। लाइक प्लेन एरिया जो है वो हमें लोकेलिटी देती है, मतलब हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं, जहाँ रह रहे हैं, जहाँ मैं खड़ी हूँ, जहाँ मैं काम कर रही हूँ, वही भाई एक प्लेन एरिया है, लैंड ही है ना, वो प्लेन एरिया में रह रही हूँ मैं, है कि नहीं। दूसरी चीज जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी हमें प्लेन एरिया में ही मिलती है। कहाँ मिलती है? प्लेन एरिया में। ज्यादातर एग्रीकल्चर होता कहाँ है? प्लेन एरिया में ही होता है। दूसरा अगर मैं माउंटेन्स की बात करूं तो भाई माउंटेन्स वाटर रिसोर्स है, जितनी भी नदियां होती हैं वो कहाँ से निकल रही हैं? वो सारी नदियां जो है पर्वतों से ही निकल के आ रही हैं। जो भी फ्रेश वाटर है वो हमें कहाँ से मिल रहा है? वो यहीं से मिल रहा है। डेजर्ट्स की अगर मैं बात करूं, डेजर्ट से विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी, या फिर अगर मैं सोलर एनर्जी की बात कर लूं तो ये सबसे ज्यादा हम लोग को कहाँ देखने को मिलती हैं? ये डेजर्ट एरिया में हम लोग को देखने को मिलती हैं। और प्लेट्यूज की अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा आज का सही आंसर। यहां पर जो है हमें मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। आप लोग चाहे झारखंड देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, जहां पर हमें आयरन ओर, कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें मिलती है ना। ये सारी चीजें है कहां पर? ये सारी चीजें जो है वो प्लेट्यू रीजन में है। किसमें? प्लेट्यू रीजन में। तो जो सबसे ज्यादा मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल में रिच है वो कौन सी है? वो है प्लेट्यू टोपोग्राफी। क्या है? प्लेट्यूज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट कॉज? इज द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट ग्लोबल लेवल अकॉर्डिंग टू गांधी जी? देखिए, इसके बहुत सारे रीजन हैं कि डे बाय डे रिसोर्सेज का जो लेवल है वो ग्लोबल लेवल पर कम होता जा रहा है। हम लोग इतना ज़्यादा या तो आप कह लीजिए उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इंडिस्क्रिमिनेटिव यूज कर रहे हैं उसका, ये है। लेकिन गांधी जी के नज़रिए से उसका क्या मेन रूट कॉज है, क्या मेन रीजन है, वो आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करते हैं इसलिए वो डिप्लीट हो रहे हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल नहीं है। यूज ऑफ रिसोर्सेज, भाई रिसोर्सेज हैं तो उन्हें यूज भी करेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एंड ऑप्शन डी इज बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। जाहिर सी बात है कि किसी भी रिसोर्स को रिसोर्स बनने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत होती ही है, बट अगर वही टेक्नोलॉजी को हम लोग एक्सप्लॉइटिव नेचर में यूज करना शुरू कर दें तो वही जो है डिप्लीशन का कारण बन जाती है। ये चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मतलब कोई चीज जरूरी है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे एक्सेसिवली यूज करना शुरू कर दो। एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसलिए ये कहा गया है कि जो हम लोग का सेल्फिश नेचर, हम लोगों का लालच, हम लोगों की जरूरतें बहुत थोड़े में पूरी हो सकती हैं। और इस चीज का एग्जाम्पल आप लोगों ने जो है कोरोना के लॉकडाउन में देख लिया होगा। बट फिर भी जो हमारा ग्रीडी और सेल्फिश नेचर है और उस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइटिव वे में यूज करना है ना, वो रिसोर्स डिप्लीशन का रूट कॉज है अकॉर्डिंग टू गांधी जी। तो आप लोग को आपका करेक्ट आंसर मिल गया होगा, आई होप। दैट इज ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो मैं आप लोग को वर्बली बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। ये कोट है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। आई विल रिपीट द कोट, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। हु सेड दिस कोट? ये कोट किसने कहा है, किसके द्वारा कहा गया है, ये आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे।
आई होप आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। 2 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए हैं उनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बताएंगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने चैप्टर से रिलेटेड। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।